हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई मेथड नहीं होता, जिसमें कोई सूत्र नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें आता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं और हमारे नंबर उसी से कम हो जाते हैं। और ना वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं जिनका आंसर मैं वीडियो में दे चुकी होती हूँ। वो सारे कमेंट्स आप लोग पूछते हो, इससे ये पता चलता है कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो। और मेरे पास देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ अपने दिमाग से बोल रही हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोल देती हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कब क्या लाइन बोल चुकी हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ थंबनेल पे लिख रही हूँ आपको उसी चीज़ का आंसर मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में मिल जाता है, किसी भी वीडियो में बहुत हेल्पफुल होती है। जो मैंने किया है मैं वही बताती हूँ। और तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। और आप जो कमेंट पूछते हो उन सारे कमेंट का आंसर वीडियोस में ही होता है, लेकिन आप लोग नहीं देखते हो तो आपको ये नहीं मिल पाता है। रीजनिंग को हम बहुत ही छोटे में ले लेते हैं कि रीजनिंग ही तो है, हो जाएगी। लेकिन जो पुलिस की रीजनिंग होती है, यूपी पुलिस में जो रीजनिंग आती है वो एसएससी से बिल्कुल अलग होती है। एसएससी की रीजनिंग बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर बैंकिंग के भी होते हैं, तो इसलिए पुलिस की रीजनिंग टफ होती है। मैंने भी जब पहली बार पुलिस का एग्जाम दिया था तो मैंने रीजनिंग को ऐसे ही ले लिया था कि हाँ ये तो ऐसे ही है, रीजनिंग ही तो है, हो जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो भी इसमें यही है, और सबसे ज़्यादा जिसमें मार्क्स कम होते हैं वो भी इसमें यही है। तो मैं आपको वही सब बताऊंगी जो मैंने क्या किया है कि मेरा स्कोर रीजनिंग में इम्प्रूव हुआ है, कैसे मैंने अपना धीरे धीरे स्कोर रीजनिंग में इम्प्रूव किया है। और हाँ, मेरे मैथ में क्वेश्चन सही हो जाते थे, लेकिन रीजनिंग में जो बहुत ही इजी है उसमें मेरे नंबर कट जाते थे। तो इसलिए मैंने खुद अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। वही सब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रीजनिंग में क्या किया है। और हमारे ये भी देखेंगे कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या फिर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप प्लीज़ अपना सिलेबस देखिए। आपको अपना सिलेबस देखने के बाद आपको रीजनिंग को ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये कंसिस्टेंसी मांगती है और ये हर रोज़ टाइम मांगती है। आपको इसे टाइम हर रोज़ देना होगा, और आप इसे बिल्कुल भी छोटे में नहीं ले सकते हाँ ये तो हो जाएगी, इसे तो एग्जाम में ही कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से कटते हैं, रीजनिंग से ही। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके इसमें 55 में से 50 या फिर 45 से ऊपर स्कोर नहीं आ रहा है तो इसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। इसलिए रीजनिंग को अच्छा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं कि रीजनिंग में ना पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि रीजनिंग में ऐसे चैप्टर्स नहीं हैं जिन्हें आप, जैसे कि मैथ है, मैथ में एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे आप बिना टीचर से किए हुए खुद कर लोगे। ओके, तो मैथ में ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है, तो इसलिए आपको मैथ टीचर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रीजनिंग में 50% चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए तो टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, और जो चैप्टर आपने अपना सिलेबस देख लिया, अब आपने कभी ना कभी मॉक टेस्ट भी लगाया होगा, और आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए होंगे। मैं जो बता रही हूँ अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका इसमें टाइम भी बहुत कम जाएगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बस जो मैं बता रही हूँ उसे प्लीज़ फॉलो करना। रीजनिंग हमें ना तो किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है। रीजनिंग हम खुद कर सकते हैं, लेकिन बस रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। रीजनिंग में हर रोज़ की प्रैक्टिस। आप उन चैप्टर्स को टीचर से पढ़ सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जैसे कि घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स को आप टीचर से एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको बस इसमें प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी होगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपकी रीजनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी।
आप टीचर से पढ़ोगे आपका 1-1.5 घंटा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना टीचर सॉल्व कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको जैसे कि आप घड़ी पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप पहली बार के लिए देख सकते हैं। मैंने कभी कोई रीजनिंग की क्लास नहीं ली, कभी भी नहीं ली। बस मुझे जैसे कि कोई टॉपिक नहीं आता है, जैसे घड़ी हो गई, ये नहीं आता है, तो मैंने बस इसके लिए देख ली, इसकी वीडियो देख ली। उसके अलावा आपको हर रोज़ बैठ के पूरी 1-1, 1.5 घंटे की रीजनिंग की क्लासेस नहीं लेनी है। उसमें कुछ सीरीज़ होती हैं, तो उसमें आपको क्लास से क्या होगा, उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपका स्कोर अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप जो यूपी पुलिस में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए हैं पुलिस में, आप उन सारे पेपर्स को लीजिए, उसमें से आप सबकी रीजनिंग लगाइए। इससे क्या होगा कि जो यूपी भर्ती बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है उसका आपको माइंडसेट पता चलेगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, उन्हें लगाइए। उनसे आपका स्कोर इतना बूस्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ना एक मेथड पता चल जाएगा, उसका माइंडसेट पता चल जाएगा भर्ती बोर्ड का कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, कितना डीप में जाके क्वेश्चंस पूछता है, क्या लेवल होता है उसके क्वेश्चन पूछने का। तो आप पहले भर्ती बोर्ड के यूपी पुलिस में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे डाउनलोड करके और वो लगाइए। और यूपी पुलिस में भी जो पिछले साल पेपर हुए हैं या फिर 18 वाले हुए हैं या आपका भी पेपर कैंसिल हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि आपके कौन सा चैप्टर आपसे नहीं आता है या फिर आता है तो लेकिन एग्ज़ाम में उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। जैसे सीरीज़ हो गई, वो फंस गई तो फंस गई, मतलब आ गई तो हमसे आगे नहीं, तो वो बहुत टाइम खींच जाती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी होगी उसे करने के लिए। तो कभी कभी तो बहुत इजी आ जाती है तो हमसे हो जाती है, कभी कभी ऐसी आती है कि होती ही नहीं है। टाइप की सीरीज़ कर लोगे तो आपका वहाँ पर दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा एग्ज़ाम में। आपको कौन सी बुक खरीदनी है, अगर आप बुक खरीदना चाहते हो, वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो आप बैंकिंग की कोई भी बुक खरीद सकते हो। अगर आप बैंकिंग की बुक नहीं खरीद रहे हो तो यूपी पुलिस के लिए निकली हो तो उसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हों जो सिलेबस में है, तो आप वो वाली बुक खरीद लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कथन और पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस होते तो हैं वो इजी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा इजी है, आ जाएगा, लेकिन उसके वो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, बैंकिंग वाले उसमें आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो बैंकिंग वाली किताब लीजिए, उसमें से 200, 300, 400 क्वेश्चंस लगा दीजिए तो आपके वो अच्छे हो जाएंगे। अगर आप बुक भी नहीं खरीद रहे हो तो आप एक प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लीजिए। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं जैसे कि प्रैक्टिस सेट की कौन सी बुक खरीदें। प्रैक्टिस सेट की आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जिसमें भी वो सारे चैप्टर्स दिए हुए हों जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं, और आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हो जो कैंसिल हो गया है, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता है, आप मॉक टेस्ट भी लगाते हो, आपको हर चीज़ पता है, तो मार्केट जाइए, वहाँ पे किताब के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उसमें देखिए कि ये किताब सही है कि नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस तरह से कोई भी बुक खरीद सकते हो अपने लिए प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदने से आपका क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग सारे चैप्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ चैप्टर बहुत इजी होते हैं, जैसे एक भिन्न शब्द छांटिए, तो ये बहुत इजी होते हैं, इन्हें हम लगाते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम रीजनिंग का एक सेट लगाते हैं पूरा, तो उसमें इजी भी लग जाते हैं और टफ भी लग जाते हैं, और हमें उससे ये भी पता चलेगा कि हमारा कौन सा चैप्टर अभी वीक है। तो जो वीक हो, जिसमें नंबर नहीं आ रहा हो अच्छा, उस चैप्टर को फिर से करिए और फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। जो चैप्टर आपका वीक है उसे किसी टीचर से करिए, बुक से करिए, कैसे भी करिए, लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएं, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर लगाएं, तो उसमें वो गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। हाँ, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हो 180, 90, 170, तो आप ऐसे उन लोगों के बारे में सोचेंगे कि 240 पे कट ऑफ जाएगी, 230 पे कट ऑफ जाएगी, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप उसके बारे में मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन अब नेक्स्ट पेपर में गलत नहीं होने देना है। और अगर आपके उस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में गलत नहीं हुए हैं तो आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि आपने एक टाइप सुधार लिया। इस तरह से आपको एक एक चैप्टर करके सुधारना है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अब मेरे किसी भी मॉक टेस्ट में गलत नहीं होते, इस टाइप के अब नहीं गलत होते। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस पेपर ही लगाने हैं
और रीजनिंग के लिए जैसे कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बस इसीलिए वो कहते हैं कि आप बस ये क्लासेस लेते रहिए, लेकिन इसमें आपका बस टाइम वेस्ट होगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। हमेशा कोई भी सिलेक्शन आपकी खुद की सेल्फ स्टडी से होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आपको जो चीज़ नहीं आती है उसे 10-20 बार लगा दीजिए ना, फिर देखो वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो आप जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी क्लासेस कुछ नहीं लेना है। बस आपको जो चैप्टर नहीं आता है वो बुक से ख़त्म करिए। पूर्व धारणा वाला और कथन निष्कर्ष वाला आप ज़रूर क्वेश्चंस देख लीजिए, वो हमेशा गलत होते हैं, मेरे भी गलत होते थे। तो फिर मैंने भी बैंकिंग की बुक थी मेरे पास रवि पी तिवारी की थी, और वो बैंकिंग की बुक थी, तो मैंने उसी से लगाती थी। मैं जो भी चैप्टर मुझसे नहीं आते थे उसमें मुझे एससी की रीजनिंग भी मिल जाती थी, बैंक की रीजनिंग भी मिल जाती थी, तो वो मेरे लिए सही बुक। तो उस तरह से मैं बस अपने सिलेबस में वो चैप्टर देखती थी, अच्छा ये है कि नहीं है, ये मेरा गलत होता है, तो मैं उस किताब में जाके वो वाले क्वेश्चंस लगा लेती थी। और मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद की हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा। आप एक चैप्टर लगाने बैठोगे, आप पहले ऑनलाइन क्लास लोगे, फिर आप उसे खुद भी करोगे, 1.5 घंटे की क्लास लोगे, फिर आप उसे खुद भी करोगे, फिर आप अदर मतलब एक चैप्टर लगाओगे, उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आप नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में हम अटक रहे हैं। तो इसीलिए आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और अपना टाइम बचाना है। देखो, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है? इसीलिए होता है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको बस लगे ही नहीं रहना है कि हम सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रीजनिंग का बस यही सीक्रेट है, मैथ का भी यही सीक्रेट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और रीजनिंग तो आपको खुद ही करनी है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।